हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है मयंक और इस वीडियो में हम लोग करने वाले एडवांस रूलिंग, ई वे बिल और इसके साथ साथ अपने कवर अप करेंगे टीडीएस एंड टीसीएस। तो टोटल 3 चैप्टर इस वीडियो में कवर होने वाले हैं, तो बने रहिएगा इस वीडियो के साथ। ये जो मैं बुक यूज कर रहा हूँ आईडीडी कंसाइज बुक, इसको आप परचेज कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, कमेंट सेक्शन में भी लिंक मिल जाएगा। एंड अपने कर रहे हैं आईडीडी का रिवीजन सीरीज, पूरा 12 डेज का रिवीजन है। तो अगर नहीं अभी तक स्टार्ट किया हो तो प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी चैनल पे, तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना और टेलीग्राम वाले चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग सबसे पहला जो चैप्टर उठाएंगे वो होगा ई वे बिल। अब ई वे बिल क्या होता है? ई वे बिल मतलब इलेक्ट्रॉनिक वे बिल। खत्म चैप्टर। रुक जाओ। ई वे बिल मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक वे बिल है फॉर मूवमेंट ऑफ गुड्स। यानी ई वे बिल हम लोग क्यों इशू करते हैं? अगर मूवमेंट करते हैं ना गुड्स का, तो एक बिल होता है, एक तरह समझ लो एक डॉक्यूमेंट है जिसमें लिखा होगा कि कौन सा सामान कहाँ से किस गाड़ी से कहाँ जा रहा है। इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि अगर इलीगल कुछ भी रिमूवल हो रहा है ना गुड्स वगैरह का, तो वो हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। मतलब गवर्नमेंट के पास डेटा रहेगा कि कहाँ से कौन सा गुड्स कहाँ गया है। जीएसटी रजिस्टर्ड पर्सन कैन नॉट ट्रांसपोर्ट गुड्स इन अ व्हीकल विदाउट ई वे बिल। यानी बिना ई वे बिल के आप ट्रांसपोर्ट तक नहीं कर सकते हो गुड्स को। When an e-way bill is generated, a unique e-way bill number is allocated and is available to supplier, recipient and transporter as well. अब पर आप बोलोगे कि मैंने तो ऑफिस में काम किया है लेकिन मैंने तो कभी ई वे बिल जनरेट नहीं की है। क्यों नहीं किया बताते हैं, आ जाओ यहाँ पे। द 50,000 क्राइटेरिया। 50,000 क्राइटेरिया ये क्या है, चलो देख लेते हैं। ई वे बिल नीडेड वेन एवर देर इज अ मूवमेंट ऑफ गुड्स ऑफ कंसाइनमेंट वैल्यू एक्सीडिंग ₹50,000। तो दो चीजें यहाँ पे देखने वाली, एक चीज है आपकी कंसाइनमेंट वैल्यू और एक है एक्सीडिंग 50,000। कंसाइनमेंट वैल्यू क्या होता है ये एकदम एंड के चैप्टर में पता चल जाएगा, और 50,000 रुपीज क्या होता है ये तो आप जानते ही हो। इन रिलेशन टू सप्लाई, अगर आप सप्लाई कर रहे हो तो फॉर रीजन अदर देन सप्लाई, अगर यानी सप्लाई भी नहीं कर रहे हो, सिर्फ नॉर्मल मूवमेंट है, फिर भी आपको ई वे बिल जनरेट करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे क्या कवर हो जाएगा? ब्रांच ट्रांसफर वगैरह यहाँ पे कवर हो जाएंगे। या ड्यू टू इनवर्ट सप्लाई फ्रॉम अनरजिस्टर्ड पर्सन। अब ये क्या, ये एंड में पता चलेगा क्या है। अभी बस इतना समझो, देखो जब भी मूवमेंट होगा गुड्स का तो ई वे बिल जनरेट करेंगे। ई वे बिल लेकिन तभी जनरेट करेंगे जब कंसाइनमेंट वैल्यू इज मोर देन 50,000 इन कनेक्शन टू किस लिए? सप्लाई के लिए, अदर देन सप्लाई के लिए, या अगर आप इनवर्ट परचेस कर रहे हो अनरजिस्टर्ड के लिए। बट कुछ कुछ ऐसा सिचुएशन है, 3 ऐसे सिचुएशन है कि जब 50,000 से लेस होगा ना फिर भी ये ई वे बिल जनरेट करना पड़ेगा। 50,000 से कम होगा फिर भी ये वे बिल जनरेट करना पड़ेगा। हाँ, कब? अगर आप इंटर स्टेट ट्रांसफर कर रहे हो गुड्स बाय प्रिंसिपल टू जॉब वर्कर, यानी प्रिंसिपल है कोलकाता का और उसने महाराष्ट्र में अगर गुड्स सेंड किया है, तो इन दिस सिनेरियो अगर गुड्स की कंसाइनमेंट वैल्यू इज लेस देन 50,000 फिर भी ई वे बिल जनरेट करना पड़ेगा। अच्छा, अगर मान लो कि जॉब वर्क वाला सिनेरियो नहीं है, नॉर्मल है, ठीक है, नॉर्मल समझ लो एक कंपनी ने दूसरे कंपनी को माल सेंड किया और कंसाइनमेंट वैल्यू इज लेस देन 20, समझ लो 20,000 है कंसाइनमेंट वैल्यू, और महाराष्ट्र से कोलकाता आ रहा है, तो इन सिनेरियो में अपने को ई वे बिल जनरेट करना है? नहीं करना है। क्यों नहीं करना? क्योंकि एक्सीडिंग 50,000 पे करना है। इंटर स्टेट अगर आप ट्रांसफर करते हो हैंडीक्राफ्ट गुड्स का बाय पर्सन एग्जाम फ्रॉम ऑब्टेनिंग रजिस्ट्रेशन, ये आपको पता है कौन है एग्जाम फ्रॉम रजिस्ट्रेशन? हैंडीक्राफ्ट वाले में अपने रजिस्ट्रेशन चैप्टर ऑलरेडी कर चुके हैं। तो अगर आप इंटर स्टेट ट्रांसफर करते हो हैंडीक्राफ्ट गुड्स का, तो आपको करना पड़ेगा सिर्फ वही बंदा जो रजिस्ट्रेशन से एग्जाम्प्ट है तभी, और 50,000 से कम है तब। अगर 50,000 से ज्यादा है तो फिर सभी को ही करना है फिर तो। और वॉलेंट्री जनरेट कर सकते हो ई वे बिल, उसमें तो कोई लिमिट नहीं है, तुम जब चाहो वॉलेंट्री जनरेट कर सकते हो। तो 50,000 कंसाइनमेंट वैल्यू एक्सीड करेगा रिलेशन टू सप्लाई फॉर रीजन अदर देन सप्लाई, या अनरजिस्टर्ड से अगर इनवर्ट सप्लाई कर रहे हो तब जनरेट करना पड़ेगा। पर 50,000 से कम होने पे भी तुमको जनरेट करना पड़ेगा अगर तुम इंटर स्टेट ट्रांसफर कर रहे हो प्रिंसिपल से जॉब वर्कर को। और अगर इंटर स्टेट ट्रांसफर हो रहा है हैंडीक्राफ्ट गुड्स का, पर कौन कर रहा है? बाय पर्सन हु इज एग्जाम्प्ट फ्रॉम टेकिंग रजिस्ट्रेशन, तो वो। या अगर वॉलेंट्री जनरेट करो तो 50,000। इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, तो इसको ध्यान में रखना। अब हु कैन जनरेट ई वे बिल? देखो ई वे बिल जनरेट होता है पोर्टल पे, और पोर्टल पे वही बंदा जा सकता है जो रजिस्टर्ड है, यानी रजिस्टर्ड बंदा ही ई वे बिल जनरेट कर सकता है। समझे? क्योंकि ई वे बिल जनरेट होता है पोर्टल पे, पोर्टल पे वही जा सकता है जो रजिस्टर्ड है। और कौन रजिस्टर्ड होता है? जो रजिस्ट्रेशन लेता है। यानी एवरी रजिस्टर्ड पर्सन हु इज कंसाइनर, कंसाइनी या रेसिपेंट, कोई भी कर सकते हैं तीनों में। An unregistered person who is supplying to registered recipient, here the recipient will need to follow the compliance procedure since supplier is not registered। मतलब ये वाला ड्यू टू इनवर्ड सप्लाई फ्रॉम अनरजिस्टर्ड पर्सन,
अगर आप अनरजिस्टर्ड पर्सन से कुछ खरीद रहे हो और आप रजिस्टर्ड हो तो आपको ई वे बिल जनरेट करना पड़ेगा अगर कंसाइनमेंट वैल्यू इज एक्सीडिंग 50,000, और ट्रांसपोर्टर भी चाहे तो जनरेट कर सकता है। ई वे बिल के दो पार्ट होते हैं, पार्ट ए और पार्ट बी। ई वे बिल किस फॉर्म में होता है? फॉर्म जीएसटी EWB01, फॉर्म जीएसटी EWB01, जिसमें दो पार्ट होते हैं, पार्ट ए पार्ट बी। पार्ट ए जो होता है टू बी फर्निश्ड बाय रजिस्टर्ड पर्सन हु इज कॉजिंग द मूवमेंट, जो मूवमेंट कर रहा है और रजिस्टर्ड है वो पार्ट ए जनरेट करेगा। पर जो कंसाइनर है वो चाहे तो ट्रांसपोर्टर, कोरियर एजेंसी या ई कॉमर्स ऑपरेटर को ऑथराइज कर सकता है कि भैया हम पार्ट ए नहीं बार बार जनरेट करेंगे, तुम काम करो, तुम पार्ट ए मेरे बिहाफ में जनरेट कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। पार्ट बी में क्या होता है? डिटेल्स ऑफ कन्वेंस होता है, ठीक है। पार्ट बी में डिटेल्स ऑफ कन्वेंस होता है, पर पार्ट बी देने का नीड नहीं है अगर where goods are transported for a distance up to 50 kilometers within union state, between state और union territory, union state बोल रहा हूँ, बताओ। गुड्स आर ट्रांसपोर्टेड फॉर डिस्टेंस अप टू 50 किलोमीटर विद इन स्टेट। क्या बोला? विद इन स्टेट अगर 50 किलोमीटर के दायरे में है, तुम्हारा जो रजिस्टर्ड प्लेस है वहां से 50 किलोमीटर के दायरे पे अगर तुमसे मूवमेंट कर रहे हो तो इन दैट सिनेरियो तुमको ई वे बिल जनरेट करना है 50,000 से ज्यादा है, पर पार्ट बी नहीं का डिटेल, मतलब पार्ट बी का डिटेल्स नहीं देना है। बट याद रखना 50 किलोमीटर विद इन स्टेट बोला है, अगर ये 50 किलोमीटर के दायरे में मैं दूसरे स्टेट में पहुंच गया ना, इन दैट सिनेरियो फिर एक्सीड अगर कर रहा है 50,000 तो मेरे को जनरेट करना पड़ेगा। और 50,000 एक्सीड नहीं कर रहा है तब तो 50 किलोमीटर या 100 किलोमीटर या 120 किलोमीटर जितना भी हो कोई नीड नहीं है, ई वे बिल जनरेट करने का ही नीड नहीं है। बट अगर विद इन 50 किलोमीटर्स में तो ई वे बिल विद इन 50 किलोमीटर्स में विद इन सेम स्टेट ई वे बिल जनरेट होगा 50,000 के ऊपर, बट पार्ट बी का डिटेल्स देने का नीड नहीं है। पार्ट बी में क्या होता है? डिटेल्स ऑफ कन्वेंस। वैलिडिटी क्या है? एक बार ई वे बिल जनरेट कर दिया तो कब तक रहेगा? तो अगर आपका अदर देन ओवर डायमेंशनल कार्गो है, यानी बड़ी गाड़ी नहीं है, बड़े ट्रक नहीं है, तो अगर आपका डिस्टेंस अप टू 200 किलोमीटर्स तक है, ठीक है, तो 1 डे, और फॉर एवरी एडिशनल 200 किलोमीटर्स और पार्ट एडिशनल 1 डे, यानी अगर 200 किलोमीटर तक एक दिन और 200 किलोमीटर के भी बियॉन्ड जा रहा है तो हर 200 किलोमीटर या पार्ट के लिए एक दिन एक्स्ट्रा मिलेगा। यानी समझ लो अगर 195 है तो एक दिन के लिए वैलिड रहेगा, पर अगर आपका है 201 तो 2 दिन के लिए वैलिड होगा, ठीक है। इसी तरह अगर आपका 401 है तो इस केस में 3 दिन वैलिड होगा, समझे। फॉर ओवर डायमेंशनल कार्गो यानी बड़ी गाड़ी, बड़ा ट्रक अगर है तो उस सिनेरियो में अप टू 20 किलोमीटर्स है एक दिन, यानी 20 किलोमीटर तक एक दिन, और फॉर एवरी एडिशनल 20 किलोमीटर्स एडिशनल 1 दिन, एक दिन मिलता रहेगा। यानी अगर 15 किलोमीटर्स तक है तो एक दिन के लिए वैलिड रहेगा, आपका अगर 25 किलोमीटर्स है तो आपका 2 दिन के लिए वैलिड रहेगा, और अगर आपका 41 किलोमीटर्स है तो 3 दिन के लिए वैलिड रहेगा। सिंपल है वैलिडिटी। पहले इसमें बहुत कंफ्यूजन होता था, बाद में इसमें अमेंडमेंट लाके अप टू वर्ड ऐड कर दिया, जिसकी वजह से अब पूरी तरह से इसमें क्लैरिटी है। अब ई वे बिल अगर जनरेट होगा तो कोई एक्सेप्ट भी तो करेगा ना। ई वे बिल जैसे जनरेट हुआ, फॉर एग्जांपल समझ लो मिस्टर ए रजिस्टर्ड सप्लायर, मिस्टर बी और रजिस्टर्ड रेसिपेंट, मिस्टर ए ने मूवमेंट कॉज किया है तो मिस्टर ए ने ई वे बिल जनरेट की, 50,000 के ऊपर कंसाइनमेंट वैल्यू का माल था, तो ई वे बिल जब इसने जनरेट की तो मिस्टर बी को उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा अपने पोर्टल पे। पर अगर मिस्टर बी उसको एक्सेप्ट नहीं करता है तो माना जाएगा डीम्ड एक्सेप्टेड है, डीम्ड एक्सेप्टेड है ये मान लिया जाएगा। Details of EV bill generated shall be made available to supplier or recipient if registered. Such supplier recipient shall communicate his acceptance or rejection of the consignment covered by the e-way bill. In case the person to whom the information in part A is made available does not communicate his acceptance, तो मान लिया जाएगा deemed accepted. टाइम लिमिट क्या है एक्सेप्टेंस का? या तो माल आपको डिलीवर हो जाए और या तो 72 आवर्स, विच एवर इज अर्लियर। अगर माल डिलीवर हो गया 72 आवर्स के पहले तो फिर एक्सेप्टेंस का तो कोई वही नहीं है ना, माल तो डिलीवर ही हो गया। 72 hours of the details being made available to him on the common portal or the time of delivery of goods whichever is earlier. सिंपल। ई वे बिल बहुत सिंपल है, एडवांस रूलिंग भी बहुत ज़्यादा सिंपल है, और टीडीएस टीसीएस तो और भी ज़्यादा सिंपल है, तो एकदम भी टेंशन मत लो, ये वीडियो के साथ बने रहो। इसके बाद ये कंसाइज बुक पढ़ लेना, क्वेश्चनियर है, क्वेश्चनियर भी बना लेना, हम लोग का भी क्वेश्चनियर है, चाहो तो परचेज कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा कंसाइज बुक के साथ ही। एंड उसके बाद यू आर गुड टू गो। चलो बात करते हैं कैंसिलेशन ऑफ ई वे बिल। क्या ई वे बिल को कैंसिल कर सकते हैं क्या?
ई वे बिल कैन बी कैंसल्ड बाय जनरेटर ओनली, यानी जिसने जनरेट किया बस वही कैंसिल कर सकता है। द टाइम लिमिट टू कैंसिल विद इन 24 आवर्स ऑफ जनरेटिंग द ई वे बिल, 24 घंटे के अंदर तुम उसको कैंसिल कर सकते हो। एक बार कैंसिल कर दिया तो ई वे बिल इलीगल हो जाएगा। अगर ई वे बिल इज वेरीफाइड बाय इम्पावर्ड ऑफिसर इट कैन नॉट बी कैंसिल, अगर एक बार वेरीफाई हो गया फिर तुम उसको कैंसिल नहीं कर पाओगे। इंस्पेक्शन एंड वेरिफिकेशन ऑफ गुड्स, अब ई वे बिल का महत्व क्या है ये समझो। क्या होता है कि कभी कभी आप जब आपकी गाड़ी जा रही है तो विद इन द स्टेट या किसी और स्टेट में भी उस गाड़ी को पकड़ लेता है प्रॉपर ऑफिसर। आपने कई बार मूवी में देखा होगा, अगर आपको याद होगा तो खिलाड़ी वाली मूवी थी ना, उसमें वैसे करता है अक्षय कुमार, पकड़ लेता है गाड़ी को। उसी तरह अगर आपकी गाड़ी को पकड़ लिया गया है ना तो अब ऐसा नहीं होगा। अब क्या होगा, समरी रिपोर्ट देना पड़ेगा प्रॉपर ऑफिसर को, समरी रिपोर्ट देना पड़ेगा प्रॉपर ऑफिसर को। ये समरी रिपोर्ट होता है पार्ट ए जीएसटी ईडब्ल्यूबी 03 में, जीएसटी ईडब्ल्यूबी 03 का पार्ट ए, उसमें समरी रिपोर्ट जाता है जो कि 24 घंटे के अंदर, इंस्पेक्शन होने के 24 घंटे के अंदर प्रॉपर ऑफिसर को जमा देना पड़ता है। और फाइनल रिपोर्ट भी उसको देना पड़ता है जीएसटी ईडब्ल्यूबी 03 में पार्ट बी में, और विद इन 3 डेज ऑफ इंस्पेक्शन, विद इन 3 डेज ऑफ इंस्पेक्शन के उसको फाइनल रिपोर्ट भी जमा करने पड़ेगी, क्यों गाड़ी रोका, क्या पकड़ा उसमें, क्या डॉक्यूमेंट्स चेक किए वगैरह, सब कुछ उसको बताना पड़ेगा उसमें। तब इतना इजी नहीं है गाड़ी को रोकना। अब एक और चीज है यहाँ पे, नो फर्दर फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ द सेड कन्वेंस शैल बी कैरिड आउट अगेन इन द स्टेट और यूनियन टेरिटरी अनलेस स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू इवेशन ऑफ टैक्स इज मेड अवेलेबल सब्सिक्वेंटली। मतलब एक बार आपकी गाड़ी अगर पकड़ा गई ना महाराष्ट्र में, तो फिर महाराष्ट्र में उसको वापस नहीं देखेंगे। लेकिन अगर आपकी एक बार गाड़ी पकड़ चुकी है तो उसको कोलकाता में वापस जरूर देख सकते हैं। यानी याद रखना इस चीज को, विद इन सेम स्टेट की बात कर रहा हूं, वापस वहां नहीं देखेंगे। लेकिन वापस वहां पे देख भी सकते हैं अगर इंफॉर्मेशन मिला प्रॉपर ऑफिसर को कि तुम बाबू टैक्स चुरा के भाग रहे हो। अगर तुम टैक्स चुरा के भाग रहे हो ना फिर तो देख लेगा वो। चलो आगे बढ़ते हैं। कॉन्सोलिडेटेड ई वे बिल, पानी पी लेता हूं। कॉन्सोलिडेटेड ई वे बिल, अच्छा आपको एक प्रो टिप देता हूँ, अगर आपको एग्जाम क्लियर करना है ना तो जो दोस्त आपका सीए कर रहा है ना उससे एकदम दूर रहना। इनफैक्ट जो दोस्त आपके साथ सेम लेवल पे है ना और सेम आपके साथ एग्जाम देने वाला है या नवंबर में एग्जाम देने वाला है ना, उससे दूर रहना एकदम। फोन ऑफ कर देना, उसका नंबर ब्लॉक कर देना, भले ही वो बुरा मान जाए कोई दिक्कत नहीं, एग्जाम निकालना भी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि वो बोलेगा ये हुआ, तुम बोलोगे नहीं हुआ, अब तुमको आ जाएगा स्ट्रेस, और स्ट्रेस के चक्कर में तुम पूरा दिन नहीं पढ़ोगे। जब तुम पूरा दिन नहीं पढ़ोगे तो तुम्हारा माइंड तुमको गिल्ट में डाल देगा कि भैया तूने पढ़ाई नहीं की। अब वो गिल्ट में जब तुमको डालेगा तो तुम्हारा नेक्स्ट डे का आधा दिन भी बर्बाद हो जाएगा। तो इससे बेटर उस बंदे को थोड़े दिन अवॉइड करो, बंदा बंदी जो भी है उसको अवॉइड करो, थोड़ा सेक्रीफाइस करो, सेक्रीफाइस तो करनी पड़ती है। चलो स्टार्ट करते हैं। द कंसाइनर कंसाइनी हैज नॉट जनरेटेड द ई वे बिल इन फॉर्म जीएसटी ईडब्ल्यूबी 01। ये क्यों करते हैं, 50,000 एक्सीड नहीं किया तो नहीं जनरेट किए। बट हुआ क्या कि जो कन्वेंस है ना उसका एग्रीगेट, एग्रीगेट मतलब हमेशा होता है टोटल, कहीं पे भी एग्रीगेट दिखे तो बोलना टोटल। तो जो टोटल कंसाइनमेंट वैल्यू है ना वो मोर देन 50,000 है। यानी एक कंसाइनमेंट में हर कंसाइनी का जो कंसाइनमेंट वैल्यू वो लेस देन 50 है, तो किसी ने 50,000 है तो किसी ने भी ई वे बिल जनरेट नहीं किया। लेकिन उस पूरे गाड़ी का जो वैल्यू है ना, उस गाड़ी में जितने सामान है उसका टोटल जो कंसाइनमेंट वैल्यू है ना वो एक्सीड कर रहा है 50,000। तो अब क्या होगा, अब ट्रांसपोर्टर फॉर्म जीएसटी ईडब्ल्यूबी 02, फॉर्म जीएसटी ईडब्ल्यूबी 02 कॉमन पोर्टल पे प्रायर टू मूवमेंट ऑफ गुड्स जनरेट कर देगा ई वे बिल, जनरेट कर देगा कॉन्सोलिडेटेड ई वे बिल, एक्सेप्ट इन केस ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय रेलवे, एयर एंड वेसल। एक सिनेरियो ये, दिस इज कॉल्ड फर्स्ट सिनेरियो, दिस इज फर्स्ट सिनेरियो, दिस इज सेकंड सिनेरियो कॉन्सोलिडेटेड ई वे बिल का। फर्स्ट सिनेरियो में क्या हुआ, सारे छोटे छोटे कंसाइनमेंट थे 50,000 से कम थे, बट उस गाड़ी में सारा कंसाइनमेंट वैल्यू मिला के 50,000 के ऊपर चला गया। तो ट्रांसपोर्टर क्या करेगा, फॉर्म जीएसटी ईडब्ल्यूबी 02 पे एक कॉन्सोलिडेटेड ई वे बिल जनरेट कर देगा बिफोर मूवमेंट ऑफ गुड्स। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है, मल्टीपल कंसाइनमेंट है इन वन कन्वेंस, transporter may indicate the serial number of e-way bill generated in respect of each such consignment electronically on common portal, and consolidated the e-way bill in form GST EWB 02 may be generated by him on the said portal prior to movement। मतलब सिंपल है, एक कन्वेंस में बहुत सारे माल है, सबके ई वे बिल है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हर एक ई वे बिल को अलग अलग रखने से अच्छा ट्रांसपोर्टर क्या करेगा, सारे को एक साथ कंसोलिडेट कर देगा कॉमन पोर्टल पे बिफोर मूवमेंट, और हर एक के आगे वो नंबर लिख देगा।
जैसे यार अपना रिजल्ट आता है ना, FR SFM लॉ ऑडिट, सबके मार्क्स अलग अलग होते हैं, बट लास्ट में अपना मार्कशीट आता है और उसमें सारे मार्क्स एक साथ कंसोलिडेटेड होते हैं, वैसा ही कुछ बोल रहा है। रिजल्ट वाला बात थोड़ा पर्सनल है ना। चलो आ जाओ इधर। पर्सन इन चार्ज ऑफ द कन्वेंस क्या क्या कैरी करेगा? इनवॉइस और बिल ऑफ सप्लाई, ई वे बिल इन फिजिकल फॉर्म, ई वे बिल नंबर इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, ई वे बिल मैप टू आर एफ आई डी अभी उतना अच्छे से इंप्लीमेंट नहीं हुआ, ये इलेक्ट्रॉनिकली मैप कर देगा आपके ई वे बिल को आपके कन्वेंस पे, बट ये अभी उतना नहीं है। इन केस ऑफ इंपोर्टेड गुड्स ऑल्सो कैरी अ कॉपी ऑफ बिल ऑफ एंट्री, ये कस्टम में समझेगा बिल ऑफ एंट्री वगैरह क्या होती है। अब रेस्ट्रिक्शन ऑन फर्निशिंग इंफॉर्मेशन इन पार्ट ए, इसमें अमेंडमेंट भी है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। नो पर्सन शैल नॉट be allowed to furnish the information in part A of form GST EWB01 in respect of following registered person. A person paying tax under composition scheme has not furnished the statement of payment of self-assessed tax for consecutive 2 quarters. A person paying tax under regular scheme has not furnished the return for consecutive 2 tax period. सिंपल है, बहुत सिंपल सी बात बोलता है। अगर तुम कॉम्पोजिशन स्कीम वाले और तुमने 2 क्वार्टर तक रिटर्न नहीं लगाया, तुम रेगुलर टैक्स पेयर हो, तुमने रेगुलर टैक्स पेयर हो, तुमने 2 टैक्स पीरियड तक रिटर्न नहीं लगाया, तो तुमको पार्ट ए नहीं भरने देंगे कॉमन पोर्टल में, तुम्हारा पार्ट ए ब्लॉक कर देंगे। बट इसमें एक अमेंडमेंट है छुटकू सा, वो छोटू सा अमेंडमेंट क्या बोलता है? ई-वे बिल जनरेशन फैसिलिटी इज ब्लॉक्ड ओनली इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी आउटवर्ड मूवमेंट ऑफ गुड्स ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन हु इज नॉट एलिजिबल फॉर ई-वे बिल जनरेशन एज पर रूल 138E. E-way bills can be generated in respect of inward supply of said registered. अब यहाँ पे मैंने क्या बोला? पार्ट ए नहीं भर सकता है कौन? कॉम्पोजिशन स्कीम वाला, अगर उसने 2 कॉन्सिक्यूटिव क्वार्टर तक रिटर्न नहीं लगाया, रेगुलर वाला अगर उसने 2 कॉन्सिक्यूटिव टैक्स पीरियड तक रिटर्न नहीं लगाया, तो वो पार्ट ए नहीं भर पाएगा, सिर्फ अपना आउटवर्ड के लिए, इनवर्ड के लिए भर पाएगा। इनवर्ड के लिए अलाउड है, उसको अलाउड नहीं है, मतलब जो उसको सप्लायर है वो भर सकता है। इसका सिंपल से मतलब है कि अगर गलती की है मान लो एक बंदे ने, तो दूसरे को पेनलाइज नहीं कर सकते ना, क्योंकि अगर ई वे बिल नहीं भरेगा तो माल नहीं बिकेगा, माल नहीं बिकेगा तो प्रॉफिट नहीं होगा, प्रॉफिट नहीं होगा तो बिजनेस नहीं चलेगा, ऐसे कैसे चलेगा? इसीलिए आ जाओ एक एग्जांपल है उससे समझते हैं। मिस्टर ए, अ रजिस्टर्ड पर्सन पेइंग टैक्स अंडर रेगुलर स्कीम इन दिल्ली, हैज नॉट फाइल्ड फॉर्म GSTR1 फॉर लास्ट 2 मंथ। अब देखो 2 कॉन्सिक्यूटिव टैक्स पीरियड तक उसने रिटर्न नहीं लगाया। मिस्टर बी जो हरियाणा का है, वो बेचारा रेगुलर टैक्स फाइलर है, उसको जनरेट करना ई वे बिल फॉर गुड्स टू बी सप्लाइड टू मिस्टर ए, वो मिस्टर ए को सप्लाई कर रहा है, मूवमेंट कौन कॉज कर रहा है? मिस्टर बी, तो उसको जनरेट करना है। एज पर अर्लियर पोजीशन क्या था? मिस्टर बी वुड नॉट बी एबल टू जनरेट ई वे बिल विद मिस्टर ए, GSTN ब्लॉक हो जाता था। बट अब क्या है? इन टर्म्स ऑफ अमेंडेड इन लॉ देयर विल बी नो मोर रिस्ट्रिक्शन इन जनरेटिंग ई वे बिल as Mr. B who's making outward movement of the good is regular tax filer। वो तो बेचारा सही है ना, तो उसका सेल क्यों रोके? फिर देखो मिस्टर बी wants to generate, अब मिस्टर ए जो कि जिसने रिटर्न नहीं लगाया था, अब वो मिस्टर एच को माल सेंड कर रहा है। उस सिनेरियो में क्या होगा? उस सिनेरियो में मिस्टर ए जनरेट नहीं कर पाएगा, नहीं मिस्टर ए सेल नहीं कर पाएगा, नहीं पेनलाइज कौन हुआ? मिस्टर ए पेनलाइज हुआ। तो यही है इसका मतलब। होप्स आपको समझ में आ गया होगा। तब से हम चिल्ला रहे 50,000, 50,000 क्या होता है? सेक्शन 15 ट्रांजैक्शन वैल्यू ऑलरेडी की हो, तुमको पता है क्या होता है। बट सेक्शन 15(2)A में हम लोग क्या करते हैं? जीएसटी इंक्लूड नहीं करते, बाकी सारे ड्यूटीज एंड टैक्सेस इंक्लूड कर देते हैं। बट कंसाइनमेंट वैल्यू निकालने के लिए जीएसटी को इंक्लूड करना पड़ेगा, यानी जैसे 15 में कैलकुलेट करते हो एकदम वैसे ही कैलकुलेट करो, बस उसमें जीएसटी जोड़ दो। बट इसमें एक्सक्लूड क्या करना? वैल्यू ऑफ एग्जेम्प्टेड सप्लाई वेयर इनवॉइस इज इशूड इन रिस्पेक्ट ऑफ बोथ एग्जेम्प्ट एंड टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स। तो चलो कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं, तो थोड़ा और क्लैरिटी आ जाएगी आपको। देखो हैप्पी कंपनी है, ठीक है, इलेक्ट्रिक गुड्स देता है वो, उसके 3 स्टोर है, राम, श्याम और मोहन। उसको एक ऑर्डर आया 1,40,000 का, अब वो अलग अलग स्टोर से उसको फुलफिल करेगा। 43,000 का राम से करेगा, 45,000 का श्याम से करेगा, 52 का मोहन से करेगा। तो अब आप लोग नॉर्मली क्या सोचोगे? अब ये आपको पागल बना रहा है, मैं आपको पहले बता रहा हूँ, क्वेश्चन आपको पागल बना रहा है। 52,000 आप सोचोगे बस यहाँ पे होगा, नहीं, आपने क्या पड़ गया? कंसाइनमेंट वैल्यू इंक्लूड्स जीएसटी अमाउंट, तो 18,000 का जीएसटी है, 18% का जीएसटी है, तो 18% अपने सब में ऐड ऑन कर देंगे, इसमें ऐड ऑन कर देंगे और फिर अपने चेक करेंगे। तो इस वाले में देखो 50 नहीं, 50 क्रॉस हो गया, 50 क्रॉस हो गया, 50 क्रॉस हो गया,
तो 3 सेपरेट ई वे बिल बनेगा, 3 सेपरेट ई वे बिल बन जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लो इसका, ले लिया। चलो देखो इस वाले में क्या हुआ था ना, वो ओरिप इलेक्ट्रिक लिमिटेड में इसने कॉज किया ड्यू टू रीजन अदर देन सप्लाई। तो ई वे बिल जनरेट करना पड़ेगा अगर 50,000 से ज्यादा है, बिल्कुल करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि अपने ऑलरेडी पढ़ के आए, अपने को कोई नहीं बना सकता है। ये देखो, फॉर रीजन अदर देन सप्लाई, तो इसके लिए भी ई वे बिल जनरेट होगा अगर 50,000 से ज्यादा है तो। सो दैट्स इट, वी हैव 100% कंप्लीटेड द ई वे बिल। एंड चलो एक बार मैं आप लोग को दिखा देता हूँ अपने क्या क्या कंप्लीट कर चुके हैं, ताकि आप लोग को भी थोड़ा अच्छा लगे देख के। आजा भाई, और पढ़ाई हो रही है ना? कमेंट करके बताओ, प्रॉपरली पढ़ पा रहे हो ना? और ये रिवीजन वीडियो कैसी लग रही है? रिवीजन वीडियो से कुछ हेल्प हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कि मैं बस ऐसे ही बनाया जा रहा हूँ? मुझे पता है हेल्प हो रहा है, लेकिन फिर भी थोड़ा लाइक करो, कमेंट करो, दोस्तों के साथ शेयर करो। देखो, टाइम ऑफ सप्लाई हो गया, आरसीएम हो गया, रजिस्ट्रेशन हो गया, कॉम्पोजिशन हो गया, पेमेंट हो गया, वैल्यू हो गया, ई वे बिल हो गया। ओ माय गॉड, पूरा खत्म हो गया। ये वाला चैप्टर ऑलरेडी अपलोडेड है यूट्यूब पे, तो ये पूरा मॉड्यूल 1 खत्म हो गया। ये सप्लाई वाला खुद से कर लेना, उतना डिफिकल्ट नहीं है। अगर ज़्यादा डिफिकल्ट लगे तो मेरे को बता देना कमेंट सेक्शन में। अब हम लोग चलते हैं कहाँ पे? एडवांस रूलिंग की तरफ, यानी मॉड्यूल 2 पे। तो हम लोग आ गए मॉड्यूल 2 पे, चैप्टर नंबर 11, एडवांस रूलिंग। एडवांस रूलिंग क्या बोलता है पता है? कि कुछ कुछ चीजें शादी से पहले ही क्लियर कर लेनी चाहिए। तो इस बात को अच्छे से ध्यान रखना, ये चैप्टर तुमको लाइफ में भी हेल्प करेगा। तो कुछ कुछ चीजें शादी से पहले ही क्लियर कर लेना। एडवांस रूलिंग मीन्स अ डिसीजन प्रोवाइडेड बाय द अथॉरिटी इन रिलेशन टू सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज। एडवांस रूलिंग हेल्प द एप्लीकेंट इन प्लानिंग हिज एक्टिविटी। जैसे आप प्लान कर सकते हो अगर आप पहले से क्लैरिटी ले लोगे कि शादी से पहले क्या क्या क्लियर, जो भी आपको पॉइंट्स क्लियर करने ऑब्वियसली। ओके, तो चलो इधर और इधर इधर इधर। शादी के बाद से खुश मत हो, उड़ो मत, अभी टाइम है, पहले एग्जाम निकालना है। ये देखो टोटल कितने पॉइंट्स है? 14 पॉइंट्स। 14 पॉइंट्स में पूरा एडवांस रूलिंग खत्म। इसी से ही क्वेश्चन आएगा, तो ये 14 पॉइंट्स को अच्छे से समझते तुम कोई भी क्वेश्चन को आंसर इजीली कर पाओगे। चलो स्टार्ट करते हैं। 14 पॉइंट्स है, चलो देख लेते हैं क्या क्या है। सबसे पहला पॉइंट है एप्लीकेंट, कौन अप्लाई कर सकता है? एनी पर्सन जो रजिस्टर्ड है और डिजायरस ऑफ ऑब्टेनिंग रजिस्ट्रेशन शुड मेक एन एप्लीकेशन टू अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग। एआर मतलब अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग। इसमें विड्रॉल का कोई प्रोविजन नहीं है, याद रखना। इनकम टैक्स वाला जो एडवांस रूलिंग है उसमें विड्रॉल का प्रोविजन है। यानी कौन अप्लाई कर सकता है? कोई भी बंदा जो रजिस्टर्ड है वो तो अप्लाई कर ही सकता है एडवांस रूलिंग के लिए, या डिजायरस ऑफ ऑब्टेनिंग रजिस्ट्रेशन वो भी कर सकता है अप्लाई। और किसको लेकिन अप्लाई करेगा? अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग को। किस किस मैटर के लिए जा सकते हैं? आपने जितने चैप्टर पढ़े वो सारे मैटर के लिए। क्लासिफिकेशन, नोटिफिकेशन, टाइम ऑफ सप्लाई, वैल्यू ऑफ सप्लाई, आईटीसी, लाइबिलिटी टू पे, रजिस्ट्रेशन, कोई चीज सप्लाई है कि नहीं है, क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज और बोथ, applicability of notification issued under the provision of this act, determination of time and value of supply of goods and services, admissibility of ITC of tax paid or deemed to be have been paid, determination of liability to pay tax on any goods, whether applicant is required to be registered or not, whether any particular thing done by the applicant with respect to any goods or services on account or a result of supply of goods or services or both within the meaning of the term। मतलब जो जो चैप्टर पढ़े वो सारे। क्लासिफिकेशन, नोटिफिकेशन, टीओएस, वीओएस, आईटीसी, लाइबिलिटी टू पे, रजिस्ट्रेशन एंड सप्लाई है कि नहीं कोई चीजें, तो वो सारी चीजें यहाँ पे कवर हो जाती हैं। बट किस मैटर के लिए नहीं जा सकते, किस मैटर के लिए नहीं जा सकते, याद रखना। प्लेस ऑफ सप्लाई के लिए कभी भी एडवांस रूलिंग अथॉरिटी के पास नहीं जा सकते, और इसका एक बारीक रीजन है जो मैं आपको भी बताता हूं। आओ, अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग कौन होता है? ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ जेसी। Authority for advance ruling and appellate authority for advance ruling is constituted under respective state and union territory and not central act। इसीलिए प्लेस ऑफ सप्लाई के लिए नहीं जा सकते, क्योंकि आपको पता होगा जीएसटी इज अ डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स। जहां प्लेस ऑफ सप्लाई होगा, जहां डेस्टिनेशन फिर फिक्स्ड हो जाएगा, उस स्टेट को उसका रेवेन्यू जाएगा। तो अगर ये स्टेट वाइज बनता है तो हर स्टेट क्या कर सकता है? पार्शियलिटी कर सकता है और हमेशा प्लेस ऑफ सप्लाई अपने अंडर रख सकता है। इसीलिए प्लेस ऑफ सप्लाई को एक्सक्लूड किया हुआ है एडवांस रूलिंग से। यानी एआर, ट्रिपल एआर स्टेट वाइज होता है, ठीक है। दिस वुड मीन दैट रूलिंग गिवन बाय appellate authority for advance ruling या authority for advance ruling will be applicable within the jurisdiction of the concerned state।
इनकम टैक्स की तरह नहीं है कि ऑल ओवर इंडिया वैलिड होगा। यहाँ पे क्या होगा, अगर तुमने मुंबई में लिया तो मुंबई वाला ही सिर्फ वैलिड होगा महाराष्ट्र में, और तुम्हारा कर्नाटका वगैरह में वैलिड नहीं हो पाएगा वो वाला एडवांस रूलिंग। फॉर्म जीएसटी ARA1 में अप्लाई करो, 5,000 ईच फीस है। फॉर्म जीएसटी ARA1 में अप्लाई करो, 5,000 ईच फीस है। मैटर विच कैन नॉट बी क्वेश्चन, इसमें एक तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, प्लेस ऑफ सप्लाई वाला, और बाकी दो देख लेते। क्वेश्चन ऑलरेडी पेंडिंग इन प्रोसीडिंग इन केस ऑफ एप्लीकेंट, क्वेश्चन ऑलरेडी डिसाइडेड इन प्रोसीडिंग, या क्वेश्चन ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ प्लेस ऑफ सप्लाई कैन नॉट बी रेज्ड विद AAR और AAR। तो किस चीज के लिए नहीं जा सकते, प्लेस ऑफ सप्लाई के लिए नहीं जा सकते। कोई क्वेश्चन तुम रेज कर रहे हो वो ऑलरेडी रेज्ड है केस में, तो फिर क्यों आ रहे हो अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग के पास। या कोई क्वेश्चन है जो ऑलरेडी डिसाइड कर दिया है यार, उसके लिए क्यों आ रहे हो यार, इतना फ्री टाइम नहीं है, मत आओ। प्रोसीजर, AAR क्या करेगा, फॉरवर्ड करेगा कॉपी ऑफ एप्लीकेशन टू कमिश्नर। आफ्टर एग्जामिनिंग द एप्लीकेशन एंड रिकॉर्ड, द एप्लीकेशन में आइदर बी अलाउड और रिजेक्टेड। इफ एप्लीकेशन इज अलाउड, एग्जामिन करेंगे सच फर्दर मटेरियल प्लेस बिफोर इट और ऑब्टेन बाय इट। एडवांस रूलिंग कितने दिन के अंदर आ जाएगा, 90 दिन के अंदर आ जाएगा फ्रॉम रिसीप्ट ऑफ एप्लीकेशन, 90 डेज के अंदर फ्रॉम रिसीप्ट ऑफ एप्लीकेशन। एक कॉपी एप्लीकेंट को जाएगी, कंसर्न ऑफिसर को जाएगी और जुडिस्ट्रिक्शनल ऑफिसर को जाएगी। तो AR क्या करेगा, फॉरवर्ड करेगा एक कॉपी कमिश्नर को, उसके बाद वो जो AR है वो एग्जामिन करेगा रिकॉर्ड्स वगैरह, उसको कुछ और रिकॉर्ड्स चाहिए तो वो मंगा लेगा, 90 दिन के अंदर वो रूलिंग दे देगा फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीप्ट ऑफ एप्लीकेशन। और जो कॉपी होगा प्रोनाउंसमेंट का वो एप्लीकेंट को देगा, कंसर्न ऑफिसर को देगा, जुडिस्ट्रिक्शन को देगा। रिजेक्ट कर सकते हैं क्या, इफ इशू इज पेंडिंग विद सम अथॉरिटी तो रिजेक्ट कर सकते हैं। इफ क्वेश्चन इज रेज्ड इज ऑलरेडी डिसाइडेड बाय कोर्ट और ट्राइब्यूनल तो रिजेक्ट कर सकते हैं। OOBH दे देंगे, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देंगे बिफोर रिजेक्शन। डिफरेंस इन ओपिनियन एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पे एक चीज याद रखना, हम लोग मेजोरिटी से डिसाइड नहीं करते हैं, वोट करो जिसके ज्यादा हाथ उठे वो वाला पास, नहीं तो नहीं पास, वैसे नहीं होता है, यहाँ पे मेजोरिटी नहीं चलती है, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, they shall state the point on which they differ and make a reference to appellate authority for advance ruling for hearing and decision on such question। authority for advance ruling पे नहीं हुआ तो appellate authority और advance ruling के पास चला जाएगा। अगर हम लोग नहीं डिसाइड कर पा रहे, डिफर कर रहे हैं, डिफरेंस इन ओपिनियन हो रहा है, तो मेजोरिटी नहीं लगती है यहाँ पे। किस पे बाइंडिंग होता है ये तो आपको पता है, सिर्फ एप्लीकेंट पे बाइंडिंग होगा और कमिश्नर पे बाइंडिंग होगा। मिस्टर ए ने लिया तो मिस्टर ए पे बाइंडिंग होगा, उसके दोस्त मिस्टर बी पे बाइंडिंग नहीं होगा। कब तक वैलिड रहेगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 बार इससे शायद MCQ आ चुका है, तो इसको ध्यान में रखना। रूलिंग इज वैलिड फॉर अ पीरियड फ्रॉम द डेट ऑफ विच सच रूलिंग एंड ऑर्डर इज रूलिंग इज वैलिड फॉर अ पीरियड फ्रॉम द डेट ऑफ सच रूलिंग टू डेट ऑफ ऑर्डर डिक्लेयरिंग द रूलिंग वॉइड, यानी जब तक वॉइड डिक्लेयर नहीं होता है ना तब तक वैलिड है। इफ देयर इज चेंज इन लॉ और फैक्ट, एडवांस रूलिंग विल नॉट बी बाइंडिंग ऑन द एप्लीकेंट और डिपार्टमेंट। तो जब तक वॉइड डिक्लेयर नहीं करेंगे तब तक वैलिड है, और जब तक फैक्ट्स लॉ या सर्कमस्टांसेस चेंज नहीं हो जाते तब तक वैलिड है। अगर लॉ फैक्ट्स सर्कमस्टांसेस चेंज हो जाते हैं ना तो एडवांस रूलिंग वैलिड नहीं रहती है, फिर वो वॉइड हो जाती है। अब हम लोग करें अपीलेट अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग। एक चीज बहुत स्पेशल है इसमें, याद रखना, एडवांस रूलिंग के केस में ना कभी भी तुम अपील एंड रिवीजन चैप्टर जो अपने पढ़ेंगे उसमें नहीं जा सकते हो। एडवांस रूलिंग के लिए तुमको सिर्फ और सिर्फ अपीलेट अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग में ही जाना पड़ेगा। वो अपील वाला चैप्टर यहाँ अप्लाई नहीं होगा, यहाँ सिर्फ और सिर्फ अपीलेट अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग के पास जाओगे, वो भी 30 दिन के अंदर जाओगे, 30 दिन का इसमें एक्सटेंशन मिलता है। ऑर्डर वो भी 90 दिन के अंदर पास कर देगी फ्रॉम द डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ अपील और रेफरेंस मेड अंडर 98। ये कौन सा है अंडर 98, वही वाला जिसमें वो लोग डिफर किए थे और फिर नीचे फिर ऊपर सेंड कर दिए थे अपीलेट अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग को, वो वाला। अगर यहाँ पे भी डिफर हुआ और तुम भैया ऐसा केस लेके आए हो ना कि यहाँ पे भी डिफरेंस आ गया, अब क्या होगा, इन दिस सिनेरियो ऐसा माना जाएगा कि नो एडवांस रूलिंग कैन बी इशूड, केस क्लोज, खत्म, खलास, फिनिश, ऐसा माना जाएगा, कोई एडवांस रूलिंग इशू नहीं हो सकती है तुम्हारे से केस में। अपीलेट अथॉरिटी के लिए फीस क्या है, 10,000 ईच, ऊपर क्या था 5,000 ईच, यहाँ पे क्या है 10,000 ईच। तो अपीलेट अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग 30 दिन के अंदर जाओगे फ्रॉम द डेट ऑफ रूलिंग इज सॉट, और 30 दिन का एक्सटेंशन भी मिलेगा, 90 दिन के अंदर आ जाएगा, जिस दिन तुम अप्लाई किया वहां से 90 दिन के अंदर आ जाएगा, या जिस दिन तुम्हारा रेफरेंस आया ऊपर डिफर किया था उन लोग इसीलिए। पर तुम ऐसा केस लेकर आओगे ये लोग भी डिसाइड नहीं कर पा रहे, तो उस सिनेरियो में क्या होगा, उस सिनेरियो में ऐसा माना जाएगा कि नो रूलिंग कैन बी पास फॉर योर केस, और केस खत्म, खलास, ओवर, मेजॉरिटी से डिसाइड नहीं होगा यहाँ पे भी।
वर्ड एब इनिशियो, अगर एफएमएस के थ्रू फॉरवर्ड विलफुल मिस्टेक में सप्रेशन ऑफ फैक्ट के थ्रू लिया है तो वर्ड एब इनिशियो हो जाएगा। रेक्टिफाई कर सकते हैं, 6 महीने के अंदर रेक्टिफाई कर सकते हैं। इफ रेक्टिफिकेशन हैज इफेक्ट ऑन इनहेंसिंग द टैक्स लाइबिलिटी या रिड्यूसिंग द आईटीसी तो एप्लीकेंट को ओओबीएच दे देंगे। रेक्टिफाई कर सकते हैं, 6 महीने के अंदर कर सकते हैं, ओओबीएच देंगे अगर टैक्स लाइबिलिटी बढ़ रही है या आईटीसी घट रही है। पॉइंट्स है, applicant is not bound to undertake the proposed activity for ruling is obtained for which ruling is obtained, मतलब अगर एडवांस रूलिंग ले लिया तो इसका कतई मतलब नहीं है कि तुमको स्टार्ट ही करना पड़ेगा वो बिजनेस, चाहो तो नहीं भी कर सकते हो। द एडवांस रूलिंग इज गिवन बाय अथॉरिटी कैन बी अपील्ड ओनली बिफोर अपीलेट अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग, जो मैंने बोला वही है। इसमें आप वो अपील एंड रिविजन चैप्टर वाला अप्लाई नहीं करोगे। और अथॉरिटी फॉर एडवांस अपीलेट अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग कब कितना दिन के अंदर जा सकते हो, तुम जा सकते हो इसके 30+30 और 90 दिन का अंदर आपको मिल जाएगा रूलिंग। 30+30 90 दिन के अंदर आपको रूलिंग मिल जाएगी, और नहीं मिलेगी तो खत्म खलास ओवर। उसके बाद तुम कहीं नहीं जा सकते, सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकते, प्रेसिडेंट कहीं पे भी नहीं जा सकते हो। अच्छा, एडवांस रूलिंग तो यहाँ पे खत्म हो गया। आपको क्या करना है ना, एडवांस रूलिंग का जो हम लोग के क्वेश्चन में क्वेश्चन है ना, बस उतना कर लो, उतना सफिशियंट है, एडवांस रूलिंग पूरा खत्म हो जाएगा। आओ एक क्वेश्चन देख लेते हैं। द टैक्स एडवाइजर आस्क राजन टू गेट रजिस्टर्ड बिफोर अप्लाइंग फॉर एडवांस रूलिंग, क्या ऐसा करना जरूरी है? क्या जो रजिस्टर्ड नहीं है वो अप्लाई नहीं कर सकता है? कर सकता है। पर्सन डिजायर्स ऑफ ऑब्टेनिंग रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हैं अप्लाई। कैन राजन सीक एडवांस रूलिंग इन रिस्पेक्ट ऑफ क्लासिफिकेशन? जी हाँ। प्लेस ऑफ सप्लाई? नहीं, कतई नहीं कर सकते हैं। राजन इज अप्रीहेंसिव दैट इफ एट ऑल एडवांस रूलिंग इज परमिटेड टू बी सॉट ही हैज टू सीक इट एवरी ईयर? नहीं, ये कब तक वैलिड रहेगा? जब तक ये वॉइड नहीं हो जाता या चेंज इन फैक्ट लॉ और सर्कमस्टांसेस नहीं हो जाते हैं। Tax advisor of the view that order of authority for advance ruling is final and not appealable? No, गलत। अपील कर सकते हैं, अपीलेट अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग को अपील कर सकते हैं 30+30 डेज में। संभव जो राजन फ्रेंड है वो अपने पे अप्लाई करना चाहता है? नहीं, वो नहीं कर सकता है, क्योंकि सिर्फ जिसने अप्लाई किया सिर्फ उसी को ही ये एप्लीकेबल है। ओके, और कुछ क्वेश्चन है आप लोग देख लेना, इजी है, स्क्रीनशॉट ले लो, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। चलो, दैट्स इट। यहाँ पे एडवांस रूलिंग खत्म हुआ। अब अपने जा रहे हैं टीडीएस एंड टीसीएस, थर्ड चैप्टर ऑफ दिस वीडियो। तो बने रहो, डरो मत, खत्म करेंगे, इजी है, एकदम घबराना मत, साथ में रहो। तो चलो चलते हैं। टीडीएस टीसीएस वही जो इनकम टैक्स में था वही है। नहीं, वो नहीं है, अलग है। उससे बहुत इजी है यार, वो तो बहुत टफ है। और इधर टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स एंड टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स। टीडीएस, टीडीएस क्या होता है? जब भी कोई पेमेंट करोगे रजिस्टर्ड पर्सन को तो टैक्स काट के उसको पेमेंट करोगे, उसके हिस्से का टैक्स पहले तुम जमा करवा दोगे, बट सब कोई नहीं काटेगा। कौन काटेगा? हु इज रिक्वायर्ड टू डिडक्ट टीडीएस? लोकल अथॉरिटी, गवर्नमेंटल एजेंसी, डिपार्टमेंट या अथॉरिटी और बोर्ड जिसे सेटअप अंडर अंडर पार्लियामेंट, यानी अपना आईसीआई। स्टैब्लिश बाय एनी इस्टेब्लिशमेंट जिसमें 51% और मोर गवर्नमेंट का है। सोसाइटी स्टैब्लिश बाय सीजीएसजीएलए और पीएसयू, इन शॉर्ट गवर्नमेंट से रिलेटेड। सेक्शन 51 याद है, अपने रजिस्ट्रेशन में पढ़े थे, इनको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन होता है चूंकि ये टीडीएस डिडक्ट करते हैं। और अगर ये सिर्फ टीडीएस डिडक्ट कर रहे हैं और इसीलिए रजिस्ट्रेशन ले रहे हैं तो आरसीएम चैप्टर में हम लोग पढ़े थे कि जीटीए वाली सर्विस इनके लिए एग्जेम्प्ट होती है, और कोई गुड्स और सर्विस अगर नहीं सप्लाई कर रहे तब। लोकल अथॉरिटी, गवर्नमेंट एजेंसी, डिपार्टमेंट ऑफ सीजीएसजी और 51% और मोर, कोई भी सेटअप अंडर दी पार्लियामेंट, सोसाइटी, सीजीएसजी और पीएसयू, ये सारे अगर हैं तो ये डिडक्ट करेंगे। पर ये कब डिडक्ट करेंगे? टोटल वैल्यू अंडर कॉन्ट्रैक्ट एक्सीड 2.5 लाख तो ही डिडक्ट करेंगे। टोटल वैल्यू अंडर कॉन्ट्रैक्ट एक्सीड 2.5 लाख तो ही डिडक्ट करेंगे। हेयर वैल्यू विल बी द अमाउंट एक्सक्लूडिंग जीएसटी। याद रखना, ई वे बिल में हम लोग इंक्लूडिंग जीएसटी कर रहे थे, यहाँ पे एक्सक्लूडिंग जीएसटी है। तो कब करना है? गवर्नमेंट ने कॉन्ट्रैक्ट दिया, वो कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू इज मोर देन 2.5 लाख तो टीडीएस डिडक्ट करके पेमेंट करना। गवर्नमेंट ने कॉन्ट्रैक्ट दिया, वो कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू इज मोर देन 2.5 लाख तो टीडीएस डिडक्ट करके पेमेंट करना। कितना? 2%, 1+1%, 2% डिडक्ट करके पेमेंट करना पड़ेगा। किसको एप्लीकेबल नहीं है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को एप्लीकेबल नहीं है। सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ फ्रॉम वन पीएसयू टू अनदर, या सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज बिटवीन नोटिफाइड पर्सन, अगर ये लोग आपस में कर रहे हैं तो 2.5 लाख के ऊपर जाने पे भी टीडीएस डिडक्ट करने का नीड नहीं है। ये लोग आपस में भी कर रहे हैं तो 2.5 लाख के ऊपर जाने से भी टीडीएस डिडक्ट करने का नीड नहीं है। या मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट दे दिया 2.5 लाख के ऊपर तो कोई मतलब डिडक्ट करने का नहीं है। ओके, जैसे
फॉर एग्जाम्पल समझ लो अगर इन्फोसिस को हमने कॉन्ट्रैक्ट दिया और वो 2.5 लाख से ज़्यादा ही होगा ऑब्वियसली, तो उस सिनेरियो में जब इन्फोसिस को हम लोग पेमेंट करेंगे तो टीडीएस डिडक्ट नहीं करेंगे। टीडीएस इज नॉट डिडक्टेड इन सर्टेन सिचुएशन। वैल्यू अगर ऑफ टैक्सेबल सप्लाईज अप टू 2.5 लाख, अगर 2.5 लाख क्रॉस ही नहीं हुआ तो डिडक्ट नहीं करना है। कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू एक्सीड कर रहा है 2.5 लाख फॉर बोथ टैक्सेबल एंड एग्जाम, बट द वैल्यू ऑफ टैक्सेबल डज नॉट एक्सीड 2.5 लाख। याद करो ईवे बिल में एक अपने इस तरह पढ़ के आए थे ना, वही सेम चीज यहाँ पे भी बोल रहा है कि अगर टैक्सेबल का 2.5 लाख से ज्यादा है तो ही करना है, टैक्सेबल एग्जाम दोनों है और दोनों में अगर टैक्सेबल 2.5 से ज्यादा नहीं है तो मत करना। रिसीप्ट और सर्विस ऑफ गुड्स आर एग्जेम्प्टेड। अब गुड्स ही अगर एग्जाम्प्ट है तो फिर तुम डिडक्ट कैसे करोगे 2%, क्योंकि वो तो तुमको डिडक्ट करने के लिए तुम्हारे पास होना चाहिए ना कुछ टैक्स, अगर जमा करो टैक्स उसमें लग ही नहीं रहा तो डिडक्ट क्या करोगे, नॉट पॉसिबल, इसीलिए नहीं करते। ये नॉन टैक्सेबल सेम सिनेरियो। शेड्यूल 3 वाला सेम सिनेरियो, आरसीएम बेसिस में भी नहीं करेंगे। पेमेंट अगर हम लोग अनरजिस्टर्ड सप्लायर को कर रहे हैं तो डिडक्ट नहीं करेंगे। पेमेंट रिलेटेड टू सेस कॉम्पोनेंट तो डिडक्ट नहीं करेंगे। नो टीडीएस व्हेन लोकेशन ऑफ सप्लायर, प्लेस ऑफ सप्लाई इज डिफरेंट फ्रॉम द स्टेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ रेसिपेंट। तो 3 चीजें यहाँ पे इन्वॉल्व है। क्या क्या इन्वॉल्व है? लोकेशन ऑफ सप्लायर, प्लेस ऑफ सप्लाई एंड स्टेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ रेसिपेंट। यानी अपने को क्या देखना है, कब डिडक्ट नहीं करेंगे, बस ये समझ लो। अगर ये समझ गए तो कब करना है ये तो इजीली समझोगे। देखो लोकेशन ऑफ सप्लाई एंड प्लेस ऑफ सप्लाई ये क्या होना चाहिए, सेम स्टेट में, ये दोनों सेम स्टेट में होने चाहिए। और जो रजिस्ट्रेशन है ये किसी डिफरेंट स्टेट में होना चाहिए। अगर ये सिनेरियो है तो नहीं करेंगे, बाकी हर सिनेरियो में करेंगे। अब देखो ये दोनों में ये सेम है बट ये भी सेम है तो डिडक्ट कर देंगे। ये दोनों में ये सेम है बट ये सेम नहीं है तो डिडक्ट नहीं करेंगे। ये दोनों में देखो ये दोनों ही सेम नहीं है, यानी लोकेशन ऑफ सप्लाई, प्लेस ऑफ सप्लाई ये दोनों सेम नहीं है तो डिडक्ट करेंगे। ये दोनों सेम है बट ये भी सेम है तो डिडक्ट कर देंगे। ये दोनों सेम ही नहीं है तो नहीं तो डिडक्ट कर देंगे। ये दोनों सेम है और रेसिपेंट अलग है, अब डिडक्ट नहीं करेंगे। तो होप सो क्लियरली समझ में आ गया होगा। ये दोनों एक साथ सेम स्टेट में होने चाहिए और ये अलग स्टेट में होना चाहिए तो डिडक्ट नहीं करेंगे, वरना इन ऑल सिनेरियो डिडक्ट करने वाले हैं। कंप्लायंस क्या है? ड्यू डेट ऑफ पेमेंट विद इन 10 डेज आफ्टर द एंड ऑफ द मंथ इन विच डिडक्शन मेड, नहीं तो इंटरेस्ट लग जाएगा 18% पर एनम के, यानी जिस मंथ में तुमने डिडक्ट किया वहां से 10 डेज के अंदर जमा करवा देना फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ। यानी समझ लो अप्रैल में किया तो 10th मई तक जमा करवा देना, वरना 10% इंटरेस्ट लग जाएगा, 18% इंटरेस्ट लग जाएगा। फिर कौन सा रिटर्न दोगे? जीएसटीआर 7 दोगे, जीएसटीआर 7 दोगे। लेट फीस 100 पर डे और 5000 विच एवर इज लेस, 100 पर डे और 5000 विच एवर इज लेस लग जाएगा, जीएसटीआर 7 दोगे तुम। टीडीएस खत्म, टीसीएस में चलते हैं। टीडीएस समझ में आ गया, बहुत ईजी है, बस यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन हुआ होगा तो इसके लिए मैंने सिंपल बोल दिया ये दोनों एक स्टेट में होना चाहिए, ये डिफरेंट तो नहीं डिडक्ट करेंगे, वरना ऑल सिनेरियो डिडक्ट करेंगे। जैसे इस वाले केस में अपने को पता चला ये डिफरेंट है, अब ये डिफरेंट है तो फिर खत्म हो गया ना, यहीं पे खत्म हो गया तो डिडक्ट कर लिया। आ जाओ टीसीएस। टीडीएस एक बार बता देता, गवर्नमेंट एजेंसी 2.5 लाख से ज्यादा का कॉन्ट्रैक्ट है, डिडक्ट करेगी, कितना डिडक्ट करेगी? 2%, 1 + 1%। टीसीएस, अब टीसीएस में क्या होता है ना, ई कॉमर्स ऑपरेटर जब भी, देखो यहां पे इसको ऐसे समझो, मिस्टर ए है, ठीक है, इनकी एक, ये अमेजोन है समझ लो, ठीक है, ये देखो अमेजोन लग रहा है ना, ठीक है। अब अमेजोन है और ये है मिस्टर सी। मिस्टर सी अमेजोन पे जाते हैं, ऑर्डर प्लेस करते हैं, ठीक है। मिस्टर ए अमेजोन को भेजते हैं, अमेजोन मिस्टर सी को वो माल पहुंचा देता है। मिस्टर सी यहाँ के, फिर क्या होता है, मिस्टर सी पेमेंट करते हैं अमेजोन को, ऑब्वियसली डायरेक्ट मर्चेंट को नहीं जाता है, पेमेंट अमेजोन को जाता है, सप्लायर को नहीं जाता है, अमेजोन को जाता है। अमेजोन फिर पेमेंट करता है मिस्टर ए को, मिस्टर सी से कलेक्ट करके मिस्टर ए को पेमेंट करता है। यहां पे अमेजोन टीसीएस काट के मिस्टर ए को पेमेंट करेगा, समझ गए, सिंपल फंडा है। मिस्टर सी है वो अमेजोन पे ऑर्डर प्लेस करते हैं, अमेजोन मिस्टर ए को ट्रांसफर करता है, मिस्टर ए वापस अमेजोन को भेजता है, अमेजोन मिस्टर सी को भेजता है। अमेजोन मिस्टर ए के बिहाफ में पेमेंट कलेक्ट करता है और फिर वो पेमेंट को जब मिस्टर ए को ट्रांसफर करता है तो वो टीसीएस डिडक्ट करके ट्रांसफर करेगा, ठीक है, कॉन्सेप्ट यही है।
तो हु इज रिक्वायर्ड, ई कॉमर्स ऑपरेटर। ई कॉमर्स ऑपरेटर डिडक्ट करेंगे, ठीक है, पर 95 वाले नहीं, 95 वाले नहीं करेंगे, ई कॉमर्स ऑपरेटर करेंगे अदर देन 95 वाले। Certain operator who own, operate and manage e-commerce platform are liable to collect TCS. TCS apply only if operator collect the consideration from customer on behalf of vendor। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर Amazon यहाँ से पैसे नहीं कलेक्ट कर रहा होता और मिस्टर ए डायरेक्ट पैसा कलेक्ट कर रहे होते किसी मेथड के थ्रू, तो फिर Amazon डिडक्ट नहीं कर पाता। नो थ्रेशोल्ड लिमिट, 10 रुपया भी है ना तो भी TCS काट के पेमेंट करना पड़ेगा। रेट क्या है 1%, 0.5 0.5 1% करके TCS डिडक्ट हो जाएगा। बट किस वैल्यू पे, नेट वैल्यू पे। नेट वैल्यू मतलब जितना माल गया और जितना रिटर्न आया दोनों को मतलब जितना सेल हुआ जितना सेल रिटर्न आया दोनों माइनस कर देना, जो नेट आएगा उस पे 1% करके TCS Amazon डिडक्ट करके पेमेंट कर देगा सप्लायर को। The total value of taxable supply of goods or service other than notified service of 95 by all registered person less taxable supplies returned to supplier through e-commerce operator, जितना भी रिटर्न आया उसको माइनस करने मिलेगा। Mr. XYZ Limited, a registered supplier is supplying goods through e-commerce operator. It has made supply of rupees 55 lakhs in the month of September. The goods return were 5 lakhs. तो अब बताओ कितने पे कटेगा, 50 lakhs पे। कितना कटेगा 1%, 0.5 0.5। और ये कौन कौन काटेगा, जो ई कॉमर्स ऑपरेटर है वो काट के पेमेंट करेगा और ये TCS को गवर्नमेंट को जमा करवा देगा। द नेट वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई ऑफ TCS विल बी 50 lakhs, 1% यानी 50,000 विल बी डिडक्टेड बाय ई कॉमर्स ऑपरेटर। हेंस द फाइनल पेमेंट कितना जाएगा सप्लायर को, 50,000 कट के 49,50,000। कंप्लायंस क्या है, रिटर्न तुमको मंथली लगाना है 10th ऑफ सक्सीडिंग मंथ GSTR 8 में, 10th ऑफ सक्सीडिंग मंथ GSTR 8 में तुमको लगाना है। और एनुअल रिटर्न 31st December ऑफ सक्सीडिंग फाइनेंशियल ईयर, 31st December ऑफ सक्सीडिंग फाइनेंशियल ईयर। द ई कॉमर्स ऑपरेटर शुड मेक द कलेक्शन ड्यूरिंग द मंथ इन विच सप्लाई वॉज मेड। अच्छा, TCS किस मंथ में काटना है, जिस मंथ में सप्लाई हुई है उस मंथ में TCS काटना है, नेट अमाउंट पे काटना है। जिस मंथ में सप्लाई हुई है उस मंथ पे TCS काटना है, नेट अमाउंट पे काटना है, 1% पे काटना है। कोई भी थ्रेशोल्ड नहीं है। कौन काटेगा, ई कॉमर्स ऑपरेटर काटेगा, पर वो तभी काटेगा अगर वो कस्टमर से कैश कलेक्ट कर रहा है ऑन बिहाफ ऑफ द सप्लायर। एंड GSTR रेट जमा करेगा 10th ऑफ सक्सीडिंग मंथ तक और एनुअली 31st December ऑफ सक्सीडिंग फाइनेंशियल ईयर तक उसको रिटर्न लगाना पड़ेगा। सो दैट्स इट लेडीज एंड जेंटलमैन, TDS एंड TCS फॉर अस। अपने 3 चैप्टर कंप्लीट किए, एडवांस रूलिंग, TDS, TCS एंड ई-वे बिल, और ये तीनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ही इजी टॉपिक है। तो आपको कैसा लगा जरूर मेरे को बताओ, मेरे को तो बहुत मजा आ गया। कमेंट कर देना मजा आया कि नहीं, वीडियो लाइक कर देना, वीडियो को शेयर करो यार। 12 डे सीरीज चल रही है IDT की, तुम शेयर नहीं कर रहे हो, अपने दोस्तों का भला नहीं करोगे क्या। मैंने बात करने से मना किया लेकिन शेयर करने से मना नहीं किया, शेयर कर दो। टेलीग्राम पे भी आके हम लोग को फॉलो कर देना, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, बुक का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग इन, कल मिलते, चलो बाय बाय टाटा।